बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडाला जेल में आज इमरान खान की अपने वकला और अलीमा खान से तफसीली मुलाकात हुई है। अलकादिर ट्रस्ट केस को कितने घंटों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इस बात का फैसला किया गया। और कौन से नकात ऐसे होंगे जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे तमाद है और ये केस हाई कोर्ट से उड़ जाएगा अगर वहां पर कोई हाथ से लगाया गया जज ना बैठा हुआ, और अगर असली मुंसिफ ये केस को सुनेंगे तो ये 2 समातों में इमरान खान को इस केस के अंदर बरियत मिल जाएगी। व्यूअर्स, अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान ने आज अपने वकला से बात करते हुए कहा, क्योंकि आपको मालूम है कि इधर से फैसला आता है और उधर से मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया और कहा अपनी तकरीर के अंदर कि आज के बाद ये यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में है और मैं अब आपको ये यूनिवर्सिटी चलाकर दिखाऊंगी। खबर ये आ रही है कि वहां से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भगा दिया गया है और इसे हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। अब उन स्टूडेंट्स का क्या बनेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। खान साहब ने इसके ऊपर जी सख्त मौकिफ अपनाया और इमरान खान ने अपनी पार्टी को हदायत जारी की है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी से कब्जा छुड़वाने के लिए तमाम लीगल ऑप्शन जो है इस्तेमाल किए जाए। व्यूअर्स, ये बिलावल हाउस नहीं है और ना ही ये वन हाइड पार्क है जिसे हथिया लिया जाएगा, बल्कि ये वो कैंपस है जो गरीब तुलबा के लिए बनाया गया। कल हमने देखा कि वहां से तुलबा को भगा दिया गया। इसकी एक तो खान साहब ने मजम्मत की है और अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए हर हद तक जाएंगे, ये पैगाम है इमरान खान का, क्योंकि ये गरीबों की अमानत है जो उन्हें वापस हर सूरत में दिलवाई जाएगी। व्यूअर्स, अब अलकादिर ट्रस्ट केस में जो इमरान खान के ऊपर जिस तरह से इल्जामात लगाकर और झूठे गवाह खड़े करके और फिर जितने भी सबूत थे वो पेश नहीं हुए और जिनका जिक्र सिर्फ किया गया, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जो बरतानिया में मौजूद है जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की और ना ही बरतानिया की हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का जवाब आया। अब इस बुनियाद पर यह केस हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम नुकता इसके अंदर यह था कि आपको याद होगा कि एक बार बार एक बंद लिफाफे का जिक्र किया जाता है कि जनाब एक बंद लिफाफा आता है और काबीना को कहा गया कि इसे दिखा नहीं सकते लेकिन आप दस्तखत कर दें, और लोगों ने दस्तखत किए। अगर इमरान खान को सजा मिली और नैब कवानीन ये कहते हैं कि काबीना के फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते लेकिन आप फिर भी चैलेंज करते हैं, तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिली? अब इस बंद लिफाफे के हवाले से इमरान खान ने मलिक रियाज के पैसों के ये जो इन्वेलप डॉक्यूमेंट्स जो थे इसे ओपन करने का मुतालबा कर दिया है। और खान साहब ये कहते हैं कि जो बंद लिफाफा है इसे तफ्तीशी एजेंसीज तो खोल सकती हैं, तो इनको खोलना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए कि उस लिफाफे के अंदर क्या है। जिस बंद लिफाफे की बुनियाद पर उन्हें सजा दी गई वो अदालत के सामने रखा ही नहीं गया। तफ्तीशी अफसर ने भी कहा कि उन्होंने वो लिफाफा खोल कर नहीं देखा, तो फिर किसको आप सजा किस बुनियाद पर देंगे? ऑब्वियसली ये बादशाहों का कानून है, अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं आती, किसी की अदा पसंद नहीं आती, किसी का बोलना पसंद नहीं आता और किसी का सच पसंद नहीं आता, आप उसको सजा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आला अदलिया में ये तमाम नकात अब उठाए जाएंगे कि अगर मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान कोई मुआहिदा था तो आपने वो मुआहिदा जो है वो देखा और किसी को एक्सेस हासिल है, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। फैसले में जिक्र तो जरूर आया लेकिन उसकी तफसील आपको कहीं पर नजर नहीं आती। जज साहब ने कहा कि मुआहिदा रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी इमरान खान जो है वो गुनाहगार है। फिर दूसरी चीज इसमें यह थी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी तफसीलात नहीं है, अकाउंट फ्रीज किए गए उसका बरतानिया की अदालतों के अहकामात आपको इसके अंदर नजर नहीं आएंगे। और फिर जितनी दफा भी बरतानिया की हुकूमत से कॉरेस्पॉन्डेंस की गई और यहां से जो जवाब आया इसका भी जिक्र नहीं है। तो इमरान खान को एक बंद लिफाफे में जिसे किसी ने खोल कर नहीं देखा सजा जो है वो सुना दी जाती है। बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मौजूद था तो ये 5 नकात जिसका जवाब जज साहब के सामने नहीं है, आप 5 साल 4 साल 3 साल सजा दे सकते थे। और लेकिन इमरान खान को जो नैब कवानीन के तहत जो सबसे ज्यादा सजा है वो इमरान खान को दी जाती है। व्यूअर्स, नईम पंजोता साहब का मुलाकात के बाद भी इमरान खान के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया कि इमरान खान से पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप परेशान थे, सजा सुनने के बाद आपके चेहरे पर परेशानी थी। तो खान साहब ने कहा यार मैं तो मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर थी। उन्होंने फिर इसका जवाब ये भी दिया कि जो बंदा ईमान वाला होता है ना वो झुकता नहीं है। आपका कप्तान डटा हुआ है, जाकर पाकिस्तान की अवाम को बता दो ना मैं झुकूंगा
और ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। व्यूअर्स, ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के लिए बिजली बनकर गिरती हैं, और उन्हें मसला ये है कि जब ये तमाम जुमले, ये तमाम हौसले इमरान खान के बाहर पाकिस्तान की आवाम को पता चलते हैं ना, तो और मोहब्बत बढ़ जाती है। अब इस मोहब्बत का तोड़ क्या होगा? इस कुर्बानी जो इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के लिए दे रहा है, इस कुर्बानी को आप किस तरह से खुद गर्जी में तब्दील कर सकते हैं? ये शायद ताकतों के हाथ में नहीं है। आप के पास ताकत होगी, लेकिन इमरान खान के पास मोहब्बत की ताकत है, और जो रिश्ता अवाम का इमरान खान के साथ है, ये अब कभी भी टूटने वाला नहीं है। तो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को आप बार बार लॉन्च करते हैं। अलीमा खान ने आज बड़ी तफसील के साथ ये बात कही, और एक सहाफी के बारे में वो ये कहती हैं कि हसन अयूब को तो सजा का पहले ही पता था। जज की क्या जुर्रत थी? हसन अयूब तो सजा पहले ही सुना चुका था। जज की जगह इसे बिठा देना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ये सिर्फ हसन अयूब ने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे सहाफियों ने कहा कि जनाब इमरान खान को 14 साल सजा और बुशरा बीबी को 7 साल सजा होगी, और इससे 1 साल ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। फिर दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि 150 सफात पर मुश्तमिल फैसला होगा। वैसा ही आपने देखा कि फैसला जो था वो 148 सफात का था। तो ये तमाम बातें पाकिस्तान के मीडिया को पहले पता चल जाती हैं, लेकिन इमरान खान को जज साहब ने जो सजा सुनानी थी उसे अगले दिन जो है बताया जाता है। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए ऑब्वियसली एक स्याह दिन है, और इमरान खान के खिलाफ जो फैसले, वो जजेस जो बोने जजेस हैं, जो कैंगरी कोर्ट्स के रखवाले हैं, ये इमरान खान के खिलाफ सजाएं देकर ऑब्वियसली अपना नाम तारीख में स्याह रूप में लिख चुके हैं। व्यूअर्स, ये तमाम फैसले इन जजेस के समेत तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे, और बहुत जल्दी इन फैसलों को आला अदलिया से उड़ा दिया जाएगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि कल किसी दोस्त का ये सवाल भी था कि अगर इनकी मर्जी के जज के सामने ये केस लग गया तो फिर क्या होगा? देखें, अगर ये किसी मर्जी के जज के सामने लग भी गया तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जो है अभी जाना है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे जजेस मौजूद हैं जो इमरान खान और इंसाफ का साथ देंगे। वो कभी भी इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। आपने आईनी बेंच के अंदर बहुत सारे जजेस को भेज दिया, और जो बाकी लॉट बची है वो सारी वो लॉट है जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है, और इमरान खान के साथ जो इस वक्त नाइंसाफियां हो रही हैं उसका वो अपने फैसलों में जिक्र करते हुए आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अलीमा खान ने इस मौके पर जो मीडिया से गुफ्तगू की है, वो ये कहती हैं कि इमरान खान का जुर्म सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी का कयाम करना है। इमरान खान 23 दिसंबर से सजा का इंतजार कर रहे थे, अब ये पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। देखें, मैंने कभी भी मजहब कार्ड को ना इस्तेमाल किया अपने तज्जिए के अंदर, ना अपनी खबरों के अंदर, लेकिन जस्ट इमेजिन करें, एक तरफ लोग कहते हैं कि वहां पर सीरतुल नबी पढ़ाई जाती है, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे जो हैं उसे पढ़ते हैं, रूहानियात की तालीम दी जाती है। आपने रोस्टरम पर खड़े होकर कहा कि जनाब वहां पे जादू टूना सिखाया जाता था। खुदा के लिए अपनी गंदी सियासत की नजर मजहब को मत करें, और जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती रही और जिसको एक मकसद के लिए बनाया गया, उस मकसद को अपने मकरूह सियासी अज़ाइम की नजर मत करें, और सियासत को सियासत रहने दें। इंतकाम आप ले रहे हैं, लेते रहें, इसका भी इंसाफ जो है एक दिन जरूर हो जाएगा। लेकिन मजहब को अगर आपने इस तरह अपने मकरूह सियासी अज़ाइम में शामिल किया तो इसकी एक कीमत आपको अदा करना पड़ेगी, क्योंकि लोगों के जज्बात जो है मजरूह हो रहे हैं। जब कोई कहता है ना कि वहां पर जादू टूना पढ़ाया जाता था, तो कोई ये बता दे कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे जादू टूना सिखाया जाता है, और इन लोगों से कोई जवाब तलब करेगा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाती है, जहां पर रूहानियात की तालीमात दी जाती हैं, सूफीज़म को पढ़ाया जाता है, आप वहां पर कहेंगे जनाब वहां पे जादू टूना सिखाया जाता है? अगर ये स्टेटमेंट इन्होंने बरतानिया में दी होती ना, तो लोग कब का इन्हें अदालतों में लेकर जाते और कहते कि साबित करो कि यहां पर वाकई जादू टूना जो है वो सिखाया जाता है। तो खुदा के लिए अपनी गंदी सियासत की नजर इस मुल्क को मत करें, और जितना इंतकाम आपने लेना था ले लिया, अब आपके जवाल का वक्त जो है वो शुरू हुआ जाता है। अलीमा खान ने आज इमरान खान से तफसील के साथ मुलाकात की, और उन्होंने इस केस के जो डायनेमिक्स हैं इस पर भी तबादला ख्याल किया, और फिर अब अगली समातों में क्या होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस किस तरह से ले जाया जाएगा, इसकी वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। जी, सलमान सफदर साहब के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं, वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, और वो कह रहे हैं जी कि कुछ दिनों के अंदर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, देर मत कीजिएगा।
اس سے پہلے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد یہ کام جس طرح سے چاہتے ہیں اس کے انجام تک پہنچایا جائے. ورس میری نا اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس فیصلے میں تاخیر کی ایک وجہ ایک تو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اور دوسری طرف آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا, کورس آف ایکشن کیا ہوگا, اس بات کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ اگر فیصلہ پہلے آ جاتا یعنی جنوری یا دسمبر میں یہ فیصلہ آ جاتا تو یقیناً اب تک یہ اپیل جو ہے وہ شروع اس کو لگا دیا جاتا, کیونکہ کل اگر آپ نے دیکھا ہونا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جو اپیل آئے گی اسے اس کے نمبر پر ہی لگایا جائے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ارجنٹ ہیئرنگ پر اسے لگا کر عمران خان کی جو سزا ہے اس پر اپیل شروع ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعظم تارڑ صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو خبریں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اور پھر جو دیگر معاملات تھے وہ کہیں نہ کہیں طے کر لیے گئے, اور اب اگر کسی نے کوشش کی کہ اسے وقت سے پہلے لگا دیا جائے اور اس کے نمبر سے پہلے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تو obviously یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ تمام دلائل ہیں کہ حکومت کس قسم کا کھیل جو ہے وہ کھیل رہی ہے. پر عمران خان نے جب یہ فیصلہ سنا, علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں تو وہ ہنس پڑے اور کہا کہ صرف 14 سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, فیصلے کا مذاق بن گیا ہے. راج جی, کچھ باتیں یہ فیصل چودھری اور حسن ایوب کے درمیان بھی ہوئی تو حسن نے کہا جی کہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہو. عمران خان بہت اپسیٹ تھے. فیصل چودھری نے جی اس کا پھر جواب دیا کہ جو بات مجھے بتائی تھی وہ بتاؤ. پھر حسن ایوب نے کہا کہ جب عمران خان کی سزا سنائی گئی تو وہ اپسیٹ نہیں ہوئے, جب بیگم کی سزا سنائی گئی تو وہ اپسیٹ ہو گئے, ان کے چہرے پر پریشانی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے کہ کور کمیٹی کا جی اجلاس طلب کر لیا ہے اور کمیٹی کا اجلاس جو آج رات 10 بجے ہوگا, جس میں آئندہ کے لائے عمل پر تفصیل سے بات ہوگی. اور دیکھنا یہ ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس کو سلمان صفدر کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی محاذ ہے اس کے اوپر کس قسم کا بیانیہ جو ہے اسے لیڈ کرے گی, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب عمران خان کو ایک طرف مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی, مذاکرات ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف عمران خان کو 14 سال سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اعلیٰ فوجی قیادت اور بیرسٹر گوہر کی جب یہ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ کے اندر اس وقت کھلبلی مچ چکی ہے. ایک پینک موڈ میں پوری جماعت ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ پریشان اس وجہ سے بھی ہیں کہ اگر ان کی ملاقات شروع ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جس دروازے کو آپ کھولنے کی پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے تھے وہ دروازہ کھل چکا ہے, تو اب آپ کو ہماری کیا ضرورت ہے, آپ جائیں, جا کر ان سے بات کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اندر اس ملاقات کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے کیا کہا, مکالمہ کس نوعیت کا تھا اور آگے سے کیا جواب آیا. اگر علیمہ خان بھی اسے خوشائن قرار دیتی ہیں, خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا. جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر کس بنیاد کے اوپر ہمارے سے بات کر رہے ہیں. ویورز, عرفان صدیقی صاحب بخوبی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا بات آگے نہیں بڑھے گی. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس مذاکرات کے اندر مین سٹیک ہولڈر ہے, اگر وہ بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر یہ دروازہ کھلا اور دروازے کھلنے کے بعد بات چیت کا آغاز ہو گیا تو پھر طنز کیا جا رہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی. یہ 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. تو سرکار یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ ایک دروازہ آپ نے اڈیالہ جیل کا کھولنا تھا, وہ دروازہ نہیں کھلتا, اور پھر اس کے اوپر آپ کو اپنا موقع بھی دینا پڑا کہ تحریک انصاف سے ہم نے وعدہ کیا, دروازہ نہیں ہم کھول سکے. جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے دروازہ کھولا. آپ کی حکومت کے پاس دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی, نہ جرت تھی اور نہ ہی اختیار تھا. حکومت آپ کی ہے, آپ صرف قبضہ کر سکتے ہیں. جیسا جنگ ہوتی ہے نا, اور اس میں جو بھی چیز آپ کے ہاتھ لگتی ہے اور آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, اسی طرح آپ نے القادری یونیورسٹی کے ساتھ کیا اور ایک غلط فیصلہ دے کر عمران خان کو جیل میں رکھا اور مزید کوششیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا تو نون لیگ کے اندر آپ کو ایک پینک سچویشن جو نظر آئے گی. پھر عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی اور بڑی اطمینان بخش ہے, تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ, اب ہمیں
वो दरवाजा मिल गया जिसके लिए हम 1 साल से कोशिशें कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ ने जी इस हवाले से इसका जवाब दिया और वो ये कहते हैं कि पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप के अंदर खलबली मच चुकी है और इतलात है कि नवाज शरीफ ने ये टास्क दे दिया है कि ये पूरा जो प्रोसेस है इसे सबोताश कर दिया जाए। लेकिन जी पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, इरफान सिद्दीकी की स्टेटमेंट, उन तमाम लोगों ने, खासतौर पर जवेद लतीफ, ये तमाम के लोग क्या कह रहे थे, मुसलसल कह रहे थे कि जनाब आज हमारे अंदर वो खुसूसियात आपको अब क्यों नजर आ रही हैं कि आज आप आकर टेबल पर बैठ गए। तो अगर ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते तो मुझे तो कोई हैरानगी नहीं होगी और ना ही आपको होनी चाहिए, क्योंकि नून लीग कभी भी पहले दिन से ये नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात आगे जो है वो पहुंचे किसी मकाम पर। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो जो मुतालबात हैं जरा गौर कर लें। मैंडेट वापसी, इमरान खान की रिहाई, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन, तो इनमें से कोई एक ऐसा मुतालबा नहीं है जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि हुकूमत अगर इनको मान लेती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंडेट चोरों को अगर कहा जाए कि वापस करो तो हुकूमत गिर जाएगी। जुडिशल कमीशन के ऊपर अगर राजी कोई हो जाता है, 26 नवंबर को गोली किसके कहने पर चली तो फिर एफआईआर होगी। 9 मई में जो कुछ हुआ और वो हकायक कौम के सामने आ गए तो फिर बयानिया नीचे गिर जाएगा और इमरान खान का जो पहले दिन से मौकिफ रहा वो सच्चा साबित हो जाएगा दुनिया के सामने। खैर सच्चे तो वो हैं लेकिन ये साबित हो जाएगा, तो फिर उस परेशानी और नदामत को किस्सा मिटाया जाएगा। और फिर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही है कि जुडिशल कमीशन में जजेस को आप बिठाएं, अपनी मर्जी के लेकर आएं, और अगर ये बातें सब मान ली गई तो फिर जिन्होंने इतना पूरे का पूरा ये खेल खेला वो खेल जो है खत्म हो जाएगा। तो नून लीग कभी भी इन मुज़ाकरात को इनके हतमी नताइज तक पहुंचाने के लिए आपको सीरियस नजर नहीं आएगी। आपने देख लिया कि जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है। इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह आए, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने अभी तक असीरान के नाम नहीं दिए, इन्होंने जख्मियों के नाम नहीं दिए, इतने दिन हो गए। हालांकि उसी शाम को हामिद रजा साहब टीवी पर बैठकर मुसलसल उन्होंने ना सिर्फ वो लिस्ट दिखाई बल्कि इससे पहले भी मुसलसल तहरीक इंसाफ जो है उन तमाम लोगों के नाम बता चुकी जिनको शहीद किया गया, जो जख्मी थे, और सिर्फ उनके शनाख्ती कार्ड या एड्रेसेस नहीं थे बल्कि उनकी ऑडियो वीडियो पैगामात भी आपको जख्मों के साथ नजर आएंगे। तो ये कभी भी नहीं चाहते। मुनीर फारूक ने जी एक बात कही है और वो ये कहते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान एक ऐसा बंदा भी था जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर को भी पता नहीं था और गंडापुर को भी पता नहीं था, और वो कोई ऐसा था, यानी किसी तीसरी शख्सियत का हवाला जो है वो दिया जा रहा है। और वो शख्सियत कौन सी थी? ऑब्वियसली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो सकती है या किसी और की जो मैसेंजर बनकर गई हो कि देखें जी मुलाकात जो है वो किस किस्म की होती है। लेकिन भी याद रखिएगा ये मुलाकात हुई और मेरी कल अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर के अलावा भी एक मुलाकात हुई है जिसमें वो मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अमेरिका से भी हमें मिली। और ये खबर ऑब्वियसली जब नून लीग पीछे हटती हुई आपको नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनको एहसास होता जा रहा है कि इनकी बातचीत शुरू हो गई है और दरवाजा खुल चुका है और अब वहां पर आना जाना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा फिर क्या होगा। जवेद लतीफ साहब ने जी इस हवाले से कुछ बातें कही और वो ये कहते हैं कि पीटीआई वाले गलत बयानी कर रहे हैं कि हम आइन की बालादस्ती के लिए सजा काट रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, अब जवेद लतीफ साहब हारने के बाद जो है वो इस किस्म की बातें अक्सर करते हुए नजर आते हैं। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने कई बार जो है वो हमले किए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर हमले कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदालत का फैसला आ चुका, अब हुकूमत को क्यों जरूरत महसूस हो रही है कि वो टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर जस्टिफाई करें। आपने कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी और अता तारड़ साहब बार बार टीवी पर आकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला ठीक था, फैसला जज ने दिया, आप फैसले के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आधा आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जस्टिफिकेशन देना, इससे ये साबित होता है कि लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। अता तारड़ साहब ने जी कुछ एसिड रिकवरी यूनिट के 2020 के लेटर का भी हवाला दिया है और वो ये कहते हैं कि लेटर में लिखा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को पैसा लेकर दे दिया है। अब ये कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो प्राइवेट लोगों के दरमियान नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान का पैसा था और ये हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमत के दरमियान ये सारे मामला तय पाए और पैसा पाकिस्तान की हुकूमत को दिया गया।
हालांकि दूसरी तरफ जो निकात इस हवाले से जिनको अब अदालत में भी उठाया जाएगा कि ये प्राइवेट लोगों के दरमियान मुआहिदा था, पाकिस्तान में पैसा आता है, काबीना से इसकी मंजूरी ली गई और इसका चोरी के पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। अगर था तो ऑब्वियसली इसकी बाकायदा आप यहाँ पर इंक्वायरी करते, तो इस बुनियाद के ऊपर अता तारड़ साहब जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए जस्टिफिकेशन पेश करते हुए नजर आएंगे। मैं फिर आपको एक खबर ये भी दे दूं और इस हवाले से पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी अब ये बात जो है वो की जा रही है कि नून लीग इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर अदम एतमाद, और नून लीग ने तजवीज़ दी कि कमीशन के मामले पर चीफ जस्टिस को खत लिखा जाए, इमरान खान इस खत को तस्लीम करें तो फिर चीफ जस्टिस को खत लिखा जाएगा। अब इत्तेहादी कहां पर स्टैंड करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी कुछ लोगों की रिजर्वेशंस आपको नजर आती हैं। फैसल वाडा साहब की मैं गुफ्तगू कुछ आपके सामने रख देता हूं, और उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा और दूसरी तरफ वो बुशरा बीबी पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और वो तनकीद क्या थी? इमरान खान के बारे में वो ये कहते हैं कि जिस तरह की तबाही हुई इसमें बुशरा बीबी को 10 गुना ज्यादा सजा देनी चाहिए थी। क्या हो गया कि अचानक इमरान खान बेईमान नजर आना शुरू हो गए? क्या 2018 से पहले वो बेईमान नहीं थे? अगर इमरान खान शुरू से ही बेईमान आदमी होते तो जब उनकी जमैमा से तलाक हो रही थी तो करोड़ों डॉलर्स कानूनी तौर पर मिलने थे, वो ले लेते जो उन्होंने नहीं लिए। देखें, ये वो बातें हैं जो आपका दुश्मन भी कर रहा है। अब फैसल वाडा ये समझते हैं कि इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। इमरान खान को अगर किसी किस्म की लालच होती तो वो बहुत सारे ऐसे मौके थे और तरीकों से भी पैसा बना सकते हैं। इमरान खान ने कितनी जायदादें बनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कितने अकाउंट्स उनके पकड़े गए, पाकिस्तान के अंदर कितने अकाउंट्स हैं। तो इमरान खान को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ वो सारा मलबा जो है वो बुशरा बीबी पर डालते हैं और वो कहते हैं कि ये ओपन एंड शट एंड ब्लैक एंड व्हाइट केस है, इसमें अदालत कैसे माफी दे सकती है। इसका हाई कोर्ट में 15 या 20 पेशों में भी कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी नहीं है, इसमें एहतसाब से इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्मी चीफ ने आकर अपने ही इदारे के सबसे तगड़े आदमी का एहतसाब किया, वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े चोर बैठे हैं। देखिए जी, इसमें आपने अपने इदारे का तड़का तो जरूर लगाना था, लेकिन जिस के बारे में और जिससे पैसे आप पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि उसने बहुत सारी करप्शन की है, तो फिर उन तमाम लोगों का नाम भी लिया जाए जिसके बारे में पाकिस्तान का टीवी जो है वो नाम लेने से कतराता है, बीफ्स लग जाती है। हम ले मलक रियाज का नाम बिजनेस टाइकून और कहेंगे देखिए उन्होंने क्या किया, लेकिन ये लोग आपको उनका नाम लेते हुए क्यों नजर नहीं आते? कभी इनके मुंह से आपने सुना मलक रियाज? कभी आपने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल या किसी हुकूमत के बंदे का नाम सुना? नहीं सुना। अच्छा, तारड़ साहब भी तकरीर कर रहे हैं ना भी बैठे हुए कि 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा स्कैंडल है। अरे भाई, स्कैंडल तो वो था जो पनामा में आया, स्कैंडल तो वो था जो आपको साबित आज तक आप नहीं कर सके कि बरतानिया के अंदर जदादें जो बनी वो कैसे बनी। स्कैंडल्स तो वो थे जो आपको अमेरिका के अंदर जरदारी साहब के वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकी। तो इमरान खान का नाम और इमरान खान के नाम पर आप अपनी सियासत कर रहे हैं। ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।